आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 में संकलित और लेखिका मधु कांकरिया द्वारा रचित जो यात्रा वृत्तांत है, उस यात्रा वृत्तांत के इस वीडियो भाग 2 के माध्यम से हम इस जो यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी है, इस यात्रा वृत्तांत के आधार पर जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में हम बच्चों चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी के वीडियो भाग 1 के माध्यम से हमने इस यात्रा वृत्तांत के बारे में, इसके लेखिका मधु काकरिया के जीवन परिचय के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया, विस्तार से चर्चा कर ली है। इसके बाद हमने ये भी जो लेखिका है उसने उनका व्यक्तित्व कैसा रहा, उन्होंने क्या क्या लिखा, किस प्रकार लिखा, उनके लेखन की विशेषताएं क्या रही, हमने इस विषय में भी विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली थी। इसके अलावा हमने वीडियो 1 के माध्यम से हमने इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने किस प्रकार जो सिक्किम की राजधानी गैंगटोक और जो हिमालय की जो सीरीज़ हैं उसके आगे उनकी खूबसूरती और वहाँ के लोगों के व्यक्तित्व के बारे में जो वर्णन किया, उसके पूरे सार के बारे में हमने वीडियो 1 के माध्यम से अध्ययन कर लिया था, चर्चा कर ली थी। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से जैसे बताया आपको मैंने कि परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न उत्तर ही है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। सम्मोहित करना होता है जादू चलाना, हिप्नोटाइज करना। तो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया जो गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी, इसको गैंगटोक के नाम से भी जाना जाता है, लेखिका को बहुत आकर्षित कर रहा था, उस पर लगभग जादू सा डाल रहा था। लेखिका उस दृश्य को देख करके अपनी सुध बुध खो बैठी थी, वो उस दृश्य में खो गई थी। उनके बाहर भीतर सब कुछ वैक्यूम शून्य सा हो गया था, वो लगता था कि उस पूरे दृश्य में ही खो गई है। उस खूबसूरती का एहसास उनकी जो सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, जो हमारी 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स होती हैं, आँख, कान, नाक, स्किन, जीभ, तो इन सब चीज़ों से परे हो गया था वो, अर्थात वो उसकी खूबसूरती में पूरी तरह खो गई थी, पूरी तरह रम गई थी। बच्चों, दूसरा प्रश्न है इसका, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? आखिर ऐसी उस शहर की क्या विशेषताएं हैं? तो जो गंतोक के निवासी हैं, गंतोक के जो सभी लोग हैं, बहुत मेहनती होते हैं और अपने जीवन के छोटे छोटे कार्यों के लिए भी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वे मेहनत की ज़िंदगी जीते हैं और प्रकृति की जो गोद में जीवन के हर पहलू का आनंद भी उठाते हैं। जो उनको कुदरती खूबसूरती उनके आमने सामने जो चारों तरफ बिखरी हुई है, उस ईश्वर के उस वरदान के कारण उनकी ज़िंदगी राजाओं जैसी है। तो चूँकि वो मेहनती भी हैं और वो जीवन के हर पल का आनंद उठाते हैं, राजाओं जैसे जीवन को व्यतीत करते हैं जो प्राकृतिक सुंदरता के कारण, इसलिए लेखिका ने उन्हें गंतोक के लोगों को मेहनतकश, जो गंतोक शहर है उसको मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है, क्योंकि उस शहर के निवासी जितने भी गंतोक वासी हैं वो जीवन के हर छोटे मोटे कार्य के लिए पूरी मेहनत करते हैं, मैदानी इलाकों के तुलना में ज़्यादा मेहनत करते हैं और प्रकृति के सौंदर्य का हर पल आनंद उठाते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है इसका, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? बच्चों, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि लेखिका जो है श्वेत पताकाएं देखती है, तो इन पताकाओं के फहराने का क्या उद्देश्य है, क्या ये किस बात के सिंबल हैं? तो जितेन गार्गे उनको बताता है, उनका जो गाइड है, कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के रंगों की पताकाएं फहराते हैं। पताका बोलते हैं फ्लैग को, झंडियों को। नार्गे ने ये भी बताया था कि वहाँ के जो निवासियों में बुद्ध धर्म की मान्यता अधिक है। तो जब शोक का समय होता है या दुख का समय होता है या कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, बुद्ध धर्म के मानने वाले की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए जो शांति और अहिंसा का प्रतीक रंग है श्वेत, सफ़ेद,
उस रंग की पताकाएं फहराई जाती हैं और उनकी संख्या 108 होती है और उन पताकाओं को उतारा भी नहीं जाता है, वो अपने आप नष्ट हो जाती हैं। इसी तरह वो आगे बताता है कि जब किसी शुभ कार्य की शुरुआत करनी होती है तो वो रंगीन पताकाएं फहराते हैं। जो कलर्ड फ्लैग्स हैं, वो छोटे छोटे फ्लैग्स उनको लगाया जाता है। तो वो कलर्ड फ्लैग्स को किसी भी कार्य के जो शुभ शुरुआत करनी होती है उस समय फहराते हैं। तो कलर्ड फ्लैग को वो शुभ मानते हैं और वाइट फ्लैग को वो शांति और अहिंसा का प्रतीक मानते हैं। तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए वो श्वेत या सफ़ेद रंग की पताकाएं फहराते हैं और उनकी संख्या 108 होती है। बच्चों अगला प्रश्न देखें हम। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल कंडीशन और जनजीवन, आम लोगों के जीवन के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके बारे में हमको वर्णन करना है। तो जितेन नार्गे जो उनका गाइड है, लेखिका को सिक्किम की प्रकृति की, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाता है। जितेन बताता है कि पहाड़ी इलाका होने के कारण वहाँ के रास्ते दुर्गम हैं। दुर्गम मूल धातु है इसमें गम, गम मीन्स जाना होता है, दुर मीन्स मुश्किल, ऐसे स्थान जहाँ जाना मुश्किल हो। तो पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ पे जो आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ के बच्चों की ज़िंदगी आरामदेह कतई नहीं थी, ना उनके लिए स्कूल बस हैं और उनके जो स्कूल हैं वो भी उनके स्थान से काफ़ी दूर दूर होते हैं। स्कूल से आने के बाद बच्चों को लकड़ियाँ के गट्ठर कैरी करने पड़ते हैं, लाने पड़ते हैं। जो जानवर मवेशियाँ हैं उनको चराना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है और अपने परिवार की सहायता करनी पड़ती है। वहाँ जो जितेन नार्गे हैं, लेखिका को जो बुद्ध धर्म की जो पताका है श्वेत और रंगीन रंग की, उनके फहराने के कारणों के बारे में, उनके उपयोगिता के बारे में भी उनको बताता है। लेखिका को वो जो लॉन्ग स्टॉक में उस स्थल के बारे में बताता है जहाँ देवानंद और वहीदा रहमान की गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। उसने ये भी लेखिका को सलाह दी कि अगर आप कटाओ, जिसको कि भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, अगर आप वहाँ जाओगी तो आपको ताज़ा बर्फ़ देखने को मिलेगी। और लेखिका को ये भी बताता है कि इस सिक्किम को टूरिस्ट प्लेस बनाने में जो शेखर दत्ता आर्मी ऑफिसर रहे हैं उनका बड़ा योगदान रहा है। तो जितेन नार्गे कुशल गाइड है, वो लेखिका को सिक्किम की भौगोलिक स्थिति के बारे में, वहाँ के जनजीवन के बारे में हर छोटी मोटी जो जानकारी है वो उपलब्ध करवाता है। बच्चों अगला प्रश्न है इसका, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देख करके, जो प्रेयर व्हील्स था धर्म चक्र, उसको देख करके लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई दी, कि आखिर उसके दिमाग में लेखिका क्या आया उसको चक्र को देख करके। तो हिंदू धर्म में भी चक्र बहुत महत्व रखता है। ऐसा ही जैसे भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है, ऐसा ही कुछ लेखिका को सिक्किम में बौद्ध धर्म में भी देखने को मिला, वहाँ धर्म चक्र के रूप में। इसलिए लेखिका को लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर पूरे भारत की आत्मा एक जैसी दिखाई पड़ती। लेखिका सोचती है कि विश्वास के मामले में, आस्था के मामले में, अंधविश्वास के मामले में, हमारी अवधारणाएं, मान्यताओं के मामले में हमारे पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है। हम पूरे भारत के लोग एक जैसा ही सोचते हैं। जैसे जितेन नार्गे ने उनको बताया कि इस बौद्ध धर्म के चक्र को घुमाने से लोगों को अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है, उसी प्रकार हम जो मैदानी इलाके के लोग हैं, हिंदू धर्म की मान्यता वाले लोग हैं, हम भी अपने अपने आप को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अंधविश्वास हैं उन पर विश्वास करते हैं। तो इसलिए लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी दिखाई देती है। बच्चों अगला प्रश्न देखें इसका, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए हमें ये लिखना है कि कुशल गाइड में, एक एक्सपर्ट गाइड में क्या गुण होते हैं, क्या गुण होने चाहिए। बच्चों परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितेन नार्गे ने कुशल गाइड की भूमिका बहुत शानदार तरीके से निभाई है। एक कुशल गाइड को, एक्सपर्ट गाइड को, जहाँ भी वो जिस स्थान का वो गाइड है तो वहाँ के जो सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, भ्रमण के स्थल हैं, उनके इतिहास की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसे वहाँ के भूगोल, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में और वहाँ की कल्चर के बारे में ऐसी ऐसी बातें मालूम होनी चाहिए जिनसे पर्यटकों का, जो टूरिस्ट है, उनका ज्ञान बढ़े।
इसके अलावा पर्यटक को उस गाइड के साथ बात करने में भी सुकून महसूस होना चाहिए। इसका मतलब वो गाइड बात करने में कुशल होना चाहिए, और वो कई भाषाओं का जानकार होना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट ज़रूरी नहीं है कि गाइड की जो मातृभाषा उसको समझ पाएँ। तो एक अच्छे गाइड को विभिन्न प्रकार की भाषाओं का जानकार भी होना अति आवश्यक है। उस गाइड को एक दोस्त, एक फ्रेंड की तरह और एक वेल विशर की तरह पेश आना चाहिए, और उसे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जिस टूरिस्ट का वो गाइड बना हुआ है उस टूरिस्ट को बुरा लगे, उसके आत्मसम्मान को, उसकी स्वाभिमान को ठेस पहुँचे। तो ये सारे गुण जो हैं कुशल गाइड में होने चाहिए, वो जितेन नार्गे में मौजूद थे। इसलिए लेखिका को वो पल पल उस सिक्किम की खूबसूरती के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, विभिन्न टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में वो उपयोगी जानकारी उपलब्ध करवाता है। बच्चों, हम अगला प्रश्न देखें इसका। इस यात्रा वृत्तांत में, यात्रा के वर्णन में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखना है हमको। तो लेखिका ने हिमालय की खूबसूरती के बारे में जो वर्णन किया है वो किस प्रकार किया है उसके बारे में हमको लिखना है। हिमालय, लेखिका लिखती है, हिमालय अपने विशाल और विराट रूप में नज़र आ रहा था जब हिमालय के बिल्कुल करीब पहुंचाती है, ऊंचाई पर पहुंचती है। रास्ते संकरे और जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े हो रहे थे। संकरे मीन्स नैरो। नीचे घाटियों में मकान इस तरह लग रहे थे मानो छोटे मोटे घरौंदे, कोई नेस्ट, घोंसले हों। बादल भी अब नीचे नजर आ रहे थे, वो बादलों के ऊपर थे, जैसे पाताल की ओर। पाताल जो धरती के नीचे वाला स्थान होता है। चूंकि लेखिका और उसके जो साथी थे जीप में बादलों के ऊपर थे, तो उनको लगा कि बादल हैं वो उनसे नीचे जा रहे हैं। तो इस प्रकार लेखिका को जो हिमालय की जो सुंदरता है वो पल पल परिवर्तित होती हुई और बहुत आकर्षक, सम्मोहित करने वाली मालूम होती है, और लेखिका उसका बहुत कुशलता से, बहुत रोचक रूप से वर्णन करती है। बच्चों, अगला प्रश्न देखें इसका। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है, कैसा महसूस होता है जब वो हिमालय के ऊंचाई चढ़ती है और हिमालय के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। तो प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका जैसे कहीं खो जाती है। उसके बाहर, मन के जो बाहर और भीतर वाला जो अंतर है वो समाप्त हो जाता है। वो अपने आप को एक अनहद की अवस्था में, एक एक्सट्रीम पॉइंट, जो आनंद की चरम सीमा होती है, उसमें अपने आप को पाती है वो। और जो लोग होते हैं उस हिमालय की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन लेखिका उन सबके विपरीत वो खामोशी से चुपचाप होकर के उस हिमालय के सौंदर्य का रसपान करना चाहती है। वो अपनी आंखें खुली रखती है और उस सौंदर्य को जैसे अपने आप के अंदर महसूस करना चाहती है। वह गगनचुंबी पहाड़ों, गगन को चूमने वाले, गगन को छूने वाले पहाड़ों, दूधिया झरनों, दूध के समान जो वाटरफॉल हैं, और हरियाली जो ग्रीनरी है उसके सौंदर्य का एक एक कतरा अपने में समा लेना चाहती है। ऐसे लगता है कि वो उस पूरी खूबसूरती को अपने मन के अंदर वो समा लेना चाहती है। तो देखा जाए तो लेखिका उस हिमालय की खूबसूरती से एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाती है, उसके ऊपर जादू सा हुआ महसूस होता है। बच्चों, अगला प्रश्न है इसका। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर कर गए। बच्चों, प्रश्न समझना आवश्यक है कि जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी का जो अलौकिक आनंद है, एक होता है लौकिक। लौकिक जो वर्ड आता है वो इस संसार से जुड़ा होने के लिए आता है। लौकिक विच इज कनेक्टेड टू दिस वर्ल्ड, एंड अलौकिक विच इज कनेक्टेड टू द बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, जिसको हम बोल रहे हैं कि स्वर्ग, या फिर जो इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड से भी ऊपर है, जो इस संसार से ऊपर है, जिसको हम माने कि जहाँ जो इंसान मरने के बाद जाता है उसको हम अलौकिक बोल सकते हैं। ठीक है। तो लेखिका को जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो स्वर्ग सा आनंद देने वाला महसूस होता है, और तो उस सौंदर्य के कौन कौन से सीन उसको झकझोर कर गए, उसके माइंड को, उसके मस्तिष्क को, मन को छू गए। लेखिका जब प्रकृति की अलौकिक छटा का आनंद ले रही थी, उस स्वर्ग जैसे सुंदरता को वो देख रही थी, तभी उसको एक दृश्य ने झकझोर दिया उसे। उसने देखा, क्या देखा कि इतनी खूबसूरती फैली हुई है चारों ओर, और इस खूबसूरत जगह पर, एक पहाड़ पर एक महिला क्या कर रही है, एक पत्थर तोड़ रही है, और उसकी पीठ पर डोकों में जो उसकी टोकरी है, उस टोकरी में एक बच्चा उसने अपना बांधा हुआ है। उस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इस भूख, दैन्य और जिंदा रहने की लड़ाई उस महिला की देख करके
कि चारों तरफ प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई है, फिर भी वो जो लेडी है अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपनी भूख से अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए, जिंदा रहने के लिए कितना संघर्ष कर रही है। उस लड़ाई को देख करके, उस महिला की लड़ाई को देख करके लेखिका का मन पसीज उठता है। वो गमगीन और उदास हो जाती हैं। बच्चे को पीठ पर लादे अपने काम में व्यस्त वे महिलाएं दिखा रही थी, मानो वो दिखाने का प्रयास कर रही थी कैसे मातृत्व और श्रम को साथ साथ निभाया जाता है, कि वो अपने बच्चे को पीठ पर लाद रही, तो ममता का जो कर्तव्य है उसको भी निभा रही हैं और पत्थर तोड़ करके उस भूख के साथ भी लड़ने का प्रयास कर रही हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने का प्रयास कर रही हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है इसका, सैलानियों को, सैलानी बोलते हैं टूरिस्ट को, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है? कौन कौन लोग कंट्रीब्यूट करते हैं जो टूरिस्ट हैं उनको उस इलाके की सुंदरता को दिखाने में? तो बच्चों, जो सैलानी होते हैं टूरिस्ट, उनको प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में, उस अलौकिक जो स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय जो छटा मीन्स सुंदरता है, उसका अनुभव करवाने में असंख्य लोगों का योगदान होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे एक कोई टूरिस्ट गाइड है आपका, वो ट्रेवल एजेंसी जिसके माध्यम से आप वहाँ की यात्रा कर रहे हो, वो हमको सबसे आगे दिखाई देती हैं। लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में, नेपथ्य मीन्स बैकग्राउंड में, पर्दे के पीछे बहुत लोग काम कर रहे होते हैं। हजारों गुमनाम लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम नहीं होता, और वो इस काम में लोगों को उस इलाके की सुंदरता दिखाने में अपना जीवन बिता देते हैं, ताकि किसी टूरिस्ट स्पॉट, पर्यटन स्थल तक एक अच्छी सड़क बन जाए, जिसके अगर वहाँ पे अब जो लोग उन टूरिस्ट स्पॉट्स को सड़क के माध्यम से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, तो वो भी उन लोगों की हेल्प कर ही रहे हैं, लेकिन उन लोगों के योगदान को कोई समझता नहीं है। अगर वहाँ पे सड़क बन जाएगी तो जो टूरिस्ट स्पॉटों तक जो अगर इजीली हम पहुँच सकते हैं, और सड़क ही नहीं होगी, वहाँ पर मार्ग ही नहीं होगा, तो हमको वहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनके अलावा जब टूरिस्ट जो होते हैं वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचते हैं, तो वहाँ उनको लोकल जो शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, होटल चलाने वाले हैं आदि का, जो ऐसे लोग, उनका भी अहम योगदान होता है। भार उठाने वाले कुली हैं, उनका भी योगदान होता है। अगर वो लोग नहीं होंगे तो टूरिस्ट वहाँ पे क्यों आएंगे? तो इन सब का मिला जुला योगदान उन टूरिस्ट स्पॉट की सुंदरता को असंख्य लोगों तक पहुँचाने में ही होता है। लेकिन हमें ज़्यादातर किनका योगदान याद रहता है? गाइड का और ट्रेवल एजेंसियों का। लेकिन इसके अलावा सड़क बनाने वाले, होटल के मालिक हैं, दुकानदार हैं, कुली हैं, इसके अलावा सड़क बनाने वाले हैं, उस इलाके की सुंदरता को मेंटेन करने वाले हैं, उन सब का भी योगदान होता है। बच्चों, अगला प्रश्न देखें इसका हम, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? लेखिका ने ये बात कही थी जब उस पत्थर तोड़ती महिला को उसने देखा था, उसके बारे में उस BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से बात की थी। इस कथन के आधार पर हमें स्पष्ट करना है कि आम जनता की देश की प्रगति में क्या भूमिका है, कि आम लोग हैं, जो लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं, जो लोग पावर में, वो तो हमारे नीति निर्धारण में, नीतियों को इम्प्लीमेंट करने में वो तो कंट्रीब्यूट करते ही करते हैं, लेकिन आम लोग हमारे देश की प्रगति में क्या योगदान दे सकते हैं, क्या भूमिका निभा सकते हैं? तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, आर्थिक बोलते हैं धन संबंधी, ठीक है, फाइनेंशियल जो ग्रोथ है उसमें हर नागरिक की, हर आम आदमी की भूमिका होती है, उसका रोल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, तो उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की अगर उसको बनाने के लिए हमको एक कोई कुशल आर्किटेक्ट लेना पड़ेगा जो उसका डिज़ाइन बना सके, और इंजीनियर लेना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों के योगदान के अलावा उस आर्किटेक्ट और उस इंजीनियर के जो सोच है, जो उसकी थॉट है, उसके जो विचार हैं, उसको रियल रूप, जो मूर्त रूप देने का प्रयास करता है, उसके लिए हजारों मजदूर और सैकड़ों राजमिस्त्री का कार्य होता है। वो मजदूर और जो कारीगर हैं, जो राजमिस्त्री हैं, ठीक है, जो मैसन हैं, वो ही जो असलियत में उन आर्किटेक्ट और इंजीनियर की सोच को रियल रूप देते हैं, ठीक है। मकान बन जाने के बाद उसे रहने लायक बनाने के लिए जो बढ़ई मीन्स कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है और पुताई करने वाला है, अन्य जो लोग हैं वो भी काम करते हैं। ठीक इसी तरह हमारे देश की प्रगति में हर मजदूर का, हर क्लर्क का, हर छोटे बड़े व्यवसायी का, हर टीचर का और हर नागरिक का, होटल व्यवसायी का,
कुलियों का, यहाँ तक कि छोटे से छोटे जो कार्य से जुड़े लोग हैं उन सबका योगदान होता है, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, एक साइकिल बना हुआ है। इस साइकिल में कोई भी चेन टूट गई तो जो है वो कार्य है पूर्ण रूप से क्या नाम से कंप्लीट नहीं हो सकता। तो जब हम हमारा देश किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्प लेता है, उसमें आगे बढ़ता है, तो उस कार्य को करने में जिन जिन लोगों का योगदान होता है, ठीक है, अगर कोई चीज़ बनाई जा रही है, सपोज मास्क का ही धंधा हुआ, अब मास्क बनाने में डिजाइनर का योगदान है, कंपनी की फैक्ट्रीज का योगदान है, मजदूर बना रहे हैं उसका योगदान है, जो कॉटन उगा रहा है उसका योगदान है, ठीक है। इसके अलावा उन मास्कों को जो खरीद रहे हैं उनका भी तो योगदान है। अगर ये मास्क बनते ही रहेंगे, कोई खरीदेगा नहीं, तो उनका फिर कोई औचित्य नहीं है। तो देश के डेवलपमेंट में हर जिम्मेदार नागरिक का योगदान होता है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखें हम, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों ये जो पिछला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि जो लेखिका जो उस पत्थर वाली औरत को देखती है, उसको देख करके प्रभावित होती है कि ये जो औरत है कि समाज से कितना कम ले रही है, समाज से वो भूखों में मर रही है, लेकिन इसके बावजूद वो सड़क पर काम करके समाज को कितना दे रही है कि उन टूरिस्ट स्पॉट को सड़क से कनेक्ट करवाने में कितनी भूमिका निभा रही है। बच्चों अगला प्रश्न हम देखें इसका कि जो हमने अभी 11वां जो क्वेश्चन है उसका अध्ययन किया था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसका वो है कि आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। इसे रोकने में आपका क्या रोल है, आपकी क्या भूमिका है कि हम लोग नेचर को नष्ट कर रहे हैं, उसके साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो आज की जो पीढ़ी है प्रकृति का दोहन कर रही है, दोहन होता है उसका एक्स्ट्रा यूज कर रही है। जितना प्रकृति को अगर आपको प्रॉपर यूज करोगे तो प्रकृति आपको आपके साथ चलती रहेगी, लेकिन जब हम प्रकृति का ज़्यादा उपयोग करेंगे, हम पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है, जो पहाड़ों को काट रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, बाढ़ आ रही है आपके पास, तूफान आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, तो हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। रोजाना सड़क पर लाखों की संख्या में नई गाड़ी आ जाती हैं। अब इन गाड़ियों से आने से क्या हो रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती हुई खपत हो रही है, पेट्रोलियम पदार्थों की मांग बढ़ रही है। अब पेट्रोलियम पैदा कहाँ से होगा, जमीन से होगा। अब जमीन की हम ज़्यादा खुदाई करेंगे पेट्रोल निकालने के लिए, इसके बाद एक तो जमीन की खुदाई कर रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, दूसरा इसके बाद उन गाड़ियों के में पेट्रोल यूज होने से पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। जल की कीमत भी बहुत कम लोग पहचान पा रहे हैं और ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जल को बर्बाद करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज नए शहर बसाए जा रहे हैं और नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए जंगलों को साफ किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे एनवायरनमेंट या पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अब इस प्रकार हम जब प्रकृति का एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं तो इसे रोकने के लिए हम सबको इसको कंट्रीब्यूट करना होगा, नहीं वरना प्रकृति फिर वही बात है, भूकंप और बाढ़ इसके माध्यम से हमको सजा देगी। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना होगा, सार्वजनिक यातायात के साधनों का उपयोग करना होगा। जल को बचाने के लिए हमको कैंपेन चलाना होगा, हमको एक अभियान छेड़ना होगा। प्लास्टिक के उपयोग पर कंप्लीटली हमको बैन लगाना होगा और बिजली बचाने के लिए हमको जितनी आवश्यक बिजली हो उपयोग में आने वाली हो उसी का यूज करना होगा, वरना हमको इसके लिए और भी रास्ते खोजने पड़ेंगे। अन्यथा ऐसा ना हो कि प्रकृति का हम जितना यूज करते जाएं फिर प्रकृति के आने वाली पीढ़ी के लिए जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो बचे ही ना। बच्चों अगला प्रश्न है इसका, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में, बर्फबारी में कमी का जिक्र किया गया है कि जो अब कम स्नोफॉल हो रहा है इसका मूल कारण है वो प्रदूषण है। प्रदूषण के और कौन कौन से बैड इफेक्ट, दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। एक तो हमने देख लिया कि स्नोफॉल में कमी आ रही है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है कि इसमें देखो और भी इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं। अल्प वृष्टि से सूखा पड़ रहा है, अल्प वृष्टि मीन्स कम बरसात हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है तो कम बरसात हो रही है, इससे अकाल पड़ जा रहा है, फेमाइन आ रहा है। और कई बार प्रदूषण के कारण नेचर के बैलेंस में परिवर्तन हुआ है तो अतिवृष्टि हो जा रही है, ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो बाढ़ आ जा रही है, कम बारिश से सूखा पड़ जा रहा है, अतिवृष्टि जो अल्पवृष्टि से और अतिवृष्टि में ज़्यादा बारिश से बाढ़ आ जा रही है। पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, धरती का तापमान बढ़ रहा है पॉल्यूशन के कारण। मौसम में भी अजीब टाइप के चेंज हो रहे हैं,
बरसात का जो मौसम है उस समय बरसात नहीं हो रही है, और जब बरसात का मौसम नहीं है तो वहाँ मूसलाधार बरसात हो रही है। ठीक है, सर्दी में गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मौसम में कई बार हमको सर्दी का एहसास हो रहा है। तो ये कारण क्या है? सिर्फ पॉल्यूशन कारण है। जो प्रकृति का विनाश के जो परिणाम है हमको भयानक रूप से हमारे सामने आ रहे हैं, और भविष्य में भी इसके और भी अगर हमने इसमें सावधानी नहीं बरती, अगर पॉल्यूशन को कम नहीं किया, तो जैसा आपने पढ़ा हुआ साइंस में, ओजोन लेयर में भी अगर होल हो रहा है, अगर ओजोन लेयर हमको अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारे लोगों की जो इस पृथ्वी के जो जिस मंडल पे जिस लेयर पे हम रहते हैं उसकी हमको हमको प्रोटेक्ट हमको हमारी हिफाजत कर रही है, अगर वो ओजोन लेयर में छेद हो गया और अल्ट्रा वायलेट रेज हम तक पहुंच गई तो हमारी हालत क्या बनेगी, इसके बारे में भी आप सोच सकते हो। बच्चों अगला प्रश्न है इसका, कटाओ जो भारत का स्विट्जरलैंड है उस पर किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। ठीक है, बून है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए कि वहाँ पे दुकान नहीं है तो इससे वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बड़ी बनी हुई है। ठीक है, तो इसके पक्ष में हमको विचार देना है कि कटाव पर कोई दुकान नहीं है, इस बात की वो संकेत करता है कि ना तो वहाँ अधिक जनसंख्या है, ना ही वहाँ ज़्यादा पर्यटक आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि सब तो बहुत ऊंचाई पे है वो। यदि वहाँ अधिक पर्यटक आते, टूरिस्ट आते, तो वहाँ पे कई दुकान खुल जाती, लोग अपना जॉब ढूंढते वहाँ पे, और पर्यटक के आने के बाद में वहाँ पे दुकानों से वो सामान खरीदते और गंदगी फैलाते, या दुकान वाले भी अपना सामान बनाने के लिए गंदगी फैलाते, और इससे क्या होता कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचता। लेकिन वहाँ का पर्यावरण अभी अनटच है, अनछुआ है। लोग वहाँ जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, तो वहाँ पे दुकान नहीं है। इसलिए यह स्थिति कटाव के लिए वरदान है कि जब तक वहाँ दुकान नहीं खुली है। अगर वहाँ दुकान खुल गई तो निश्चित रूप से वहाँ टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी। वहाँ अगर होटल्स खुल गई तो वहाँ पे लोग स्टे करेंगे, और फिर होटल और दुकान खुलने से वहाँ पर्यावरण को नुकसान होगा, वहाँ पर्यावरण पॉल्यूटेड होगा। बच्चों अगला प्रश्न है इसका, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? जल संचय, वाटर कलेक्शन, तो प्रकृति ने ऐसी अपने आप नेचुरल रूप से कैसी व्यवस्था की है कि वो जल को अपने अंदर समाहित किए हुए उसको क्या नाम से कलेक्ट कर रही है, वाटर हार्वेस्ट कर रही है वो। तो बच्चों जब लेखिका को हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर वहाँ जो हिमशिखर दिखाई पड़ते हैं, ग्लेशियर, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, तो उनको देख करके उसको अंदाज़ा हो जाता है कि जो प्रकृति है अपने अंदर जल संचय की व्यवस्था की हुए है। वर्षा ऋतु में जब बारिश का पानी पहाड़ों के ऊपर जम जाता है और तो वो बर्फ़ का रूप ले लेता है, वो ग्लेशियर के रूप में या हिम शिखर के रूप में, बर्फ़ के पहाड़ों के रूप में वो अपने आप को जल स्टोर कर लेती है प्रकृति। फिर जब गर्मी में लोग पानी के लिए परेशान होते हैं तो यही बर्फ़ है, जब धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो बर्फ़ के जो शिखर हैं, ग्लेशियर हैं, पिघल पिघल करके पहाड़ों के रास्ते नदी और झरनों तक हम तक पहुँचते हैं और हम अपनी प्यास बुझा पाते हैं। तो ये प्रकृति ने जो बर्फ़ के पहाड़ के रूप में जल संचय कर रखा है, तो इसको देख करके लेखिका को बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा ताज्जुब होता है कि प्रकृति कितनी समझदार है। बच्चों इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह कठिनाइयों से जूझते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं। वो अत्यधिक गर्मी में और अत्यधिक सर्दी में भी अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। उनके प्रति हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या हमारे उत्तरदायित्व होने चाहिए। तो देश की सीमा पर बैठे जो फौजी हैं वो हम चैन की नींद सो सकें, इसलिए वो दिन रात हर मौसम में कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी के साथ निभाते हैं। वो कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। मौसम की मार सबसे महत्वपूर्ण होती है इसके अंदर। वे हिमालय के आसपास तैनात होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी, हड्डियों को भी कपकपाने वाली सर्दी पड़ती है। उन्हें कई बार जैसलमेर के रेगिस्तान में काम करना पड़ता है जहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है। उन्हें भीषण सर्दी का भी सामना करना पड़ता है। यदि वे राजस्थान के इलाके में होते तो उन्हें अत्यधिक गर्मी झेलनी पड़ती है। लेकिन और वो हंसते हंसते अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, अपने प्राणों को कुर्बान कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो हमको चैन की नींद सुलाने का काम कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके प्रति हमारी ये उत्तरदायित्व बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सही समय पर हमारा टैक्स जमा करें ताकि उन फौजियों के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो पाएँ। टैक्स का पैसा ही उन फौजियों पर खर्च होता है। इसके बाद हम उन फौजियों के जो परिवार, जो उनका पीछे से यहाँ वो फौजी सरहद पर हैं, जगह जगह स्थानों पर हैं, उनका परिवार यहाँ पे, अगर उनको कोई परेशानी है तो अगर हम संभव है तो उनकी हम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इसके बाद
हम उनको सम्मान दे सकते हैं, उनको इज्जत दे सकते हैं, उनको देख करके गर्व महसूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम उनके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकते हैं। बच्चों उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में उपयोगी जानकारी उपलब्ध करवाई है वो आपके लिए निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होगी, उपयोगी होगी। बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।